हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो सबसे पहले हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम चाहिए। तो जो आपके पास प्रॉफिट यहां दिया है, ये नेट प्रॉफिट क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस। आपको ये तो पता है कि बैलेंस शीट के रिजर्व्स एंड सरप्लस में सरप्लस जो आपको दिया होता है वही आपका प्रॉफिट है। लेकिन उसको निकालोगे कैसे? 2 सालों का आपको दिया होता है, एक पिछले साल का प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर का। तो हम उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस क्यों लेते हैं? क्योंकि जो कंपनीज की बैलेंस शीट बनती है उसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस में हर साल जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको प्लस माइनस करते जाओ। मतलब जो फिगर आपके पास आ रही है करंट ईयर की रिजर्व्स एंड सरप्लस में सरप्लस की, वो अब तक का कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया वो शो करता है। तो अगर आपको वहां पर बैलेंस दिया है 12 लाख रुपीज का, तो इसका मतलब अब तक कंपनी 12 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर चुकी है। और पिछले साल अगर 9 लाख रुपए थे, तो इसका मतलब 12 - 9 3 लाख रुपीज का इस साल का प्रॉफिट था जो आपने ऐड किया, जो आपने अर्न किया। हमें यहाँ इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया है 8 लाख। इसका मतलब ये वो प्रॉफिट है जो हमने इस साल अर्न किया। लेकिन ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये जो हमने बैलेंस शीट में प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, इसमें आप रिजर्व में एक हिस्सा ट्रांसफर कर चुके हो, डिविडेंड बांट चुके हो, और टैक्स का प्रोविजन आपने अपने प्रॉफिट पर एक एस्टिमेटेड टैक्स का प्रोविजन किया। उतनी अमाउंट आपने डिडक्ट की, वो वापस से हमें ऐड करनी है। तो ये जो चीजें आपने माइनस की है, इसको वापस ऐड करना होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचने के लिए। हमारे पास इस प्रॉफिट का जो बैलेंस शीट में है वो है 8 लाख रुपीज। इसमें आपके पास रिजर्व से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको छोड़ दो। नेक्स्ट है, आपने अगर डिविडेंड पे किया है तो ये चेक करो। डिविडेंड पे जो किया है उसको आपको यहां पर लिखना है। तो डिविडेंड यहां पर लिखा है आपने पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,10,000, ये हम ऐड करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड जो है ये आपकी इनकम है। और डिविडेंड रिसीव हम किस पर करते हैं? अपनी इन्वेस्टमेंट पर। जब आपने किसी और कंपनी के शेयर्स को खरीदा और इस पर आपको डिविडेंड मिला, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर होगा। तो डिविडेंड आपने जो रिसीव किया उसको यहां से माइनस, अभी हम यहां से माइनस नहीं करेंगे, हमने जो डिविडेंड पे किया सिर्फ उसको माइनस करेंगे। इसके बाद क्या आपने कोई टैक्स का भी प्रोविजन किया है? टैक्स का प्रोविजन आपको यहाँ दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,10,000। अब यहाँ पर करंट ईयर प्रीवियस ईयर कुछ नहीं लिखा, तो यही मान के चलो कि ये करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है, क्योंकि एंड में इनकम टैक्स पेड भी लिखा है। तो जो लास्ट ईयर का आपने प्रोविजन किया था टैक्स का, वो इस साल आपने पे किया होगा। तो ये आपका लास्ट ईयर का है और ये करंट ईयर का प्रोविजन है। तो हमें जब भी ऐड करना होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, वो करंट ईयर का करना है। तो 1,10,000 इसको प्लस करोगे, तो टोटल अब आपके पास आ गया है 10,20,000। ये तो आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मतलब कोई ऐसी इनकम या लॉस है जो आपको नॉर्मल रूटीन में नहीं होता? कोई एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल लॉस है? जैसे कि यहां पर दिया कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर। आपको कोई गवर्नमेंट से या इंश्योरेंस से कोई ऐसा कंपनसेशन मिला कि जो आपको नुकसान हुआ था उसके लिए आपको भरपाई मिली, आपको अमाउंट रिसीव हुई। तो वो एक नॉर्मल रूटीन का इनकम नहीं है, नॉर्मल रूटीन रूटीन की रिसीट नहीं है। इसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे दिखाया एज ए इनकम। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इसे हम वापस से माइनस कर देंगे ताकि हम रेगुलर बिजनेस की इनकम तक पहुंच सके। तो ये आ गया आपके पास 75,000 माइनस क्या। इसी तरह से जो इनकम टैक्स रिफंड आपको मिला है 10,000, ये भी आपका रेगुलर इनकम नहीं है, हर साल आपको रिफंड नहीं मिलता।
कभी कभी मिलता है, तो ये भी आपका रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं है, तो इसको भी माइनस करेंगे। तो ये दो चीजें आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गई। इसको माइनस करने के बाद आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 9,35,000। तो फर्स्ट स्टेप आपने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से आपको प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 3 में मेंशन्ड है। इसी फॉर्मेट में आपको इसको बनाना है। जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको कैलकुलेट करना है, इसी तरह से आपको प्रेजेंट करके शो करना है, और नोट नंबर 1 भी लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश का क्या मतलब है, वो खर्चे या इनकम जिसके लिए आपको कैश की पेमेंट नहीं करनी पड़ी, कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हुआ। ऐसा कौन सा खर्चा है, वो है आपका डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के लिए आपको किसी को पेमेंट नहीं करनी पड़ी। आपने जो एसेट को यूज किया, जितना यूज किया उससे आपके एसेट की वैल्यू घटी, उस एस्टिमेटेड अमाउंट को आप एक खर्चे के तरह से आप बुक करते हो, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। तो यहां पर हम लिखेंगे, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसका आउटफ्लो नहीं हुआ, ये ऐसा खर्चा है नॉन कैश खर्चा, तो हम इसको वापस से ऐड करेंगे। ऐसे ही कोई इनकम होगी जो कि आपको रिसीट नहीं हुई लेकिन आपने इनकम दिखाई है, तो उसको हम माइनस करेंगे। जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, एक तो एसेट को सेल या परचेज करना, वो आपकी कौन सी एक्टिविटी में कवर होता है, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कवर होता है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को बेचने पर अगर आपको लॉस हुआ, तो वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो है नहीं। सेल करना, इन्वेस्टमेंट को सेल करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो उस पर लॉस भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। तो ये जो लॉस आपने प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर दिया, हम लॉस होता है, गेन होता है, एसेट को बेचने पर हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। तो जो ऐसे खर्चे आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे और इससे आपको कोई इनफ्लो नहीं हुआ, एक्स्ट्रा आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ी। मान लो आपने 10,000 की चीज को 8,000 में बेचा, तो 8,000 रुपए आपको मिल गए। 2,000 जो रुपए नहीं मिले, उसके लिए आपको किसी को पेमेंट नहीं करनी पड़ रही, आउटफ्लो नहीं हो रहा। तो आपने जो लॉस बुक करा वो एक तो नॉन कैश भी है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी है, हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, वापस से प्लस करेंगे। क्या ये लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो किया जाएगा? नहीं। याद रखना, अगर आपने एसेट को बेचा और बेच करके जो पैसा मिला, बस उतनी ही अमाउंट आप दिखाते हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को भी मैटर नहीं करता कि आपको उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हम ये देखते हैं बस फंड कितना मिला या कितना हमने खर्च किया, बस। इसके बाद आपको गेन ऑन सेल ऑफ लैंड हो रहा है। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये भी फिर से एसेट को बेचना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और एक्स्ट्रा आपको अगर प्रॉफिट अगर हुआ, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फंड आपको नहीं मिला, नहीं मिला ना। आपने इस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे तो लिखा, लेकिन जो जो भी पैसा आपको मिला, मान लो 10,000 की चीज को आपने 12,000 में बेचा, तो 12,000 रुपए आपको मिले, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो आप दिखाओगे। लेकिन उस 2,000 एक्स्ट्रा पैसे के लिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा नहीं मिला, तो वो आपका एक तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और नॉन कैश आइटम भी कह सकते हो। तो 90,000 हम लेस कर देंगे, ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट नहीं है, तो हम इसको माइनस करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 अलग अलग डिपार्टमेंट, 3 अलग अलग एक्टिविटीज के खर्चे और इनकम लिखते हो आप, राइट, इनफ्लो और आउटफ्लो लिखते हो। तो जो खर्चा आउटफ्लो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, वो हमको यहां से प्लस और माइनस करना होगा। इसके बाद आपने डिविडेंड रिसीव किया। डिविडेंड जैसा कि मैंने अभी बताया, आपने अगर किसी और कंपनी के शेयर्स को खरीदा, शेयर्स खरीदना किसी और कंपनी के, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो ये जो डिविडेंड आपने रिसीव किया, ये इनकम उसकी, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। तो ये आपने जो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में बुक की है, एक्चुअल में ये आपके नॉर्मल बिजनेस की इनकम नहीं है, तो हम इसको माइनस करेंगे, ताकि हम रेगुलर बिजनेस की इनकम और प्रॉफिट तक पहुंच सके, और वो भी वो प्रॉफिट जो एक्चुअल में कैश में हुआ, राइट। तो 10,05,000 रुपीज का आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद आपको देखना है वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या क्या है। यहां पर देखो, फर्स्ट है आपका डिक्रीज इन करंट एसेट।
यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को कंपैरिजन करके दिया हुआ है कि पिछले साल से आपकी करंट एसेट घट गई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के। ऑब्वियसली हम यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कवर नहीं करते वर्किंग कैपिटल में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आपका लास्ट में शो किया जाता है जब आप टोटल दिखाते हो सभी एक्टिविटीज का। तो करंट एसेट्स में आप सिर्फ और सिर्फ बाकी सारी एसेट्स को कवर करते हो, और उन एसेट्स में पिछले साल से ये एसेट घट गई कितनी, 40,000 से। तो अगर करंट एसेट घटती है इसका मतलब आपने एसेट को बेचा, और बेचोगे तो क्या होगा, इनफ्लो होगा। तो ऐड करो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, या ये मान के चलो करंट एसेट्स में अगर आपके डेटर्स थे, अगर डेटर्स अगर आपके डिक्रीज हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, उनसे आपको पेमेंट मिल गई। पेमेंट मिली इसका मतलब इनफ्लो हुआ। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ये क्यों लिखा है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट आपका एक तरह से लोन है, और जो लोन है जो जहां से आपको फंड्स मिल रहे हैं वो आपके फाइनेंस एक्टिविटीज में आता है। तो ये अदर देन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट दूसरी लाइबिलिटीज जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, वो सारे खर्चे आपके 70,000 रुपीज से इंक्रीज हो गए। कंपैरिजन करके दिया हुआ है कि पिछले साल से आपके 70,000 की करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई। तो ये 70,000 से अगर इंक्रीज हो गए इसका मतलब क्या है कि आपने या तो सामान उधार पे खरीदा, किसी की सर्विसेज आपने ले ली लेकिन उसको पेमेंट नहीं की। तो जब आप ऐसा करते हो तो एक तरह से क्या है, जब आपने सामान खरीदा और पेमेंट नहीं की तो एक तरह से आपने उससे लोन ले लिया कि मैं आपको बाद में पेमेंट कर दूंगा। सामान आप अपने घर ले आए, शॉप पे ले आए, लेकिन पेमेंट अभी नहीं की, तो एक तरह से आपने उससे लोन लिया है। लोन लिया है तो हम क्या करेंगे, फंड्स का इनफ्लो होगा। फंड्स का इनफ्लो होगा तो ऐड करो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज 70,000। इसके बाद है डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज अगर घटेगी तो इसका मतलब क्या है, आपने किसी लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी। मान लो क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, तो क्रेडिटर्स अगर आपकी पेमेंट करोगे तो क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा। आउटफ्लो होगा तो हम क्या करेंगे, लेस, कि हमें इतनी पेमेंट करने पर कैश का आउटफ्लो हुआ। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इसका मतलब क्या है कि आपने एसेट को और खरीदा, आपने डेटर्स को सामान बेचा उधार में, उससे आपके डेटर्स बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। तो इंक्रीज होंगे डेटर्स इसका मतलब आपने सामान उधार पे बेचा, और सामान उधार पे बेचा तो एक तरह से आपने उस डेटर को लोन दिया है कि भैया बाद में पेमेंट कर देना। तो लोन देना इसका मतलब आउटफ्लो है। आउटफ्लो हुआ है तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स को लेस करेंगे 60,000 से। अब ये जो प्लस करने वाला आइटम था 1,10,000 प्लस करो, माइनस करने वाले आइटम को ब्रैकेट में लिखो 70,000। प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 10,45,000। हर स्टेप पर जैसे जैसे आप कैलकुलेट करते जाओगे हर स्टेप का एक नया नाम है, राइट। अगर कोई स्टेप की इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको स्किप कर दोगे तो नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाओगे। जैसे कई बार आपको क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड चेंजेस की इंफॉर्मेशन नहीं होती कि करंट एसेट कितनी है, करंट लाइबिलिटीज कितनी है, तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। 10,45,000 में अब ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। अब हम इसमें से क्या करेंगे, अगर हमारे पास इनकम टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन है वो लिखेंगे, लेकिन अगर इनकम टैक्स रिफंड भी है तो यहां पर ही इसमें से माइनस करके नेट अमाउंट दिखाएंगे कि हमें इतना पैसा तो मिला और इतना हमने पे किया। तो नेट अमाउंट हो गया 1,10,000। आप सोच रहे होगे इनकम टैक्स रिफंड तो हमने पहले वहां पर क्या किया था, क्या किया था, माइनस किया ही था ना, शुरू में भी हमने माइनस किया था। और यहां पर भी एक तरह से हम क्या करते हैं, 10,000 को हमें ऐड करना है, ऐड करना है, और इसको हमें माइनस करना है। तो नेट अमाउंट आप क्या कर रहे हो, 1,10,000 ही तो माइनस कर रहे हो, इसका मतलब 10,000 आप ऐड ही तो कर रहे हो कि इतना पैसा हमें मिला, इनफ्लो हुआ। तो नेट अमाउंट आपने दिखाया कि 1,10,000 रुपया आपने टैक्स का पे किया। इनकम टैक्स रिफंड एक तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है जिसकी इनकम हम एंड में शो करते हैं कि हमने इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम रिसीव की। जब इनकम टैक्स पेड दिया है तो हम उसी के साथ इसको एडजस्ट करके फाइनल अमाउंट यहां पर दिखा देते हैं। तो लेस नेट इनकम टैक्स पेड 1,10,000। तो कंफ्यूज मत होना, है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ही, लेकिन टैक्स पेड है इसलिए इसके साथ ही नेट अमाउंट करके दिखा रहे। अब आपके पास आ गया कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स।
9,35,000। इसमें अब हम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की इनकम या लॉसेस होते हैं उसको प्लस माइनस वापस से कर देते हैं जो होना चाहिए। जैसे कि ये जो कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिसास्टर, आपने स्टार्टिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हुए माइनस क्या था, इसको हम वापस से यहाँ पर प्लस कर देंगे। एट कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर 75,000, और एंड में अब आपका आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 10,10,000, जो कि आपको आउटर कॉलम में यहां पर भी लिखना है। राइट, तो ये फाइनल आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो आपको मिल गया। यही क्वेश्चन में पूछा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए कि कैसे प्रेजेंट करना है, किसको प्लस और माइनस कब करना है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।